गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एपीएस स्कूल कठुमर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, इसमें पिछली क्लास में हमने रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ा था। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल देने के लिए एक प्रयोग किया था जिसे स्वर्ण पत्र प्रकीर्णन प्रयोग कहते हैं। उस प्रयोग में उसने क्या किया था, एक सोने की पतली पन्नी के ऊपर अल्फा कणों की बौछार कराई थी। रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा कण निकलते हैं। उन अल्फा कणों की सोने की पन्नी पर बौछार कराई तो उसने कुछ प्रेक्षण देखे और उनसे निष्कर्ष निकाला, क्योंकि उनसे पहले थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दे दिया था। थॉमसन ने कहा था कि परमाणु के धनावेश से बना गोला है परमाणु है जो, और पूरा ठोस गोला है, धनावेश से बना है, उसमें ऋणावेश जगह जगह धसे हुए हैं। लेकिन इसके विपरीत रदरफोर्ड को प्रेक्षण प्राप्त हुए। उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। इसका मतलब परमाणु का जो गोला है उस परमाणु के गोले में धनावेश सारी जगह मौजूद नहीं है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, रिक्त है। तभी तो अल्फा कणों का विक्षेपण नहीं हुए। अल्फा कणों पर धनावेश होता है तो धनावेश से प्रतिकर्षित होना चाहिए, लेकिन अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हुए और 20,000 में से लगभग एक अल्फा कण ऐसा था जो कि अपने पथ पर वापस आ गया। मतलब उस पर जबरदस्त रिपल्शन फोर्स लगा, प्रतिकर्षण बल लगा। इसका मतलब परमाणु के केंद्र में उसका सारा धनावेश है जो उसके केंद्र में होता है, उस केंद्रीय भाग को, धनावेशित भाग को ही हम क्या कहते हैं, नाभिक। इस प्रकार से रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की और इन प्रेक्षणों के आधार पर उन्होंने अपना एक परमाणु मॉडल दिया जिसे अपन रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बोलते हैं। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, इसको नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं, नाभिकीय या सौर ग्रहीय मॉडल, दोनों नाम से जाना जाता है। ये रदरफोर्ड का नाभिकीय या सौर ग्रहीय मॉडल। इस मॉडल के अनुसार इसमें इसने क्या क्या बताया था, इसने बताया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश उसके केंद्र के केंद्रीय भाग में होता है, केंद्रीय भाग में केंद्रित है, और उस सूक्ष्म भाग को ही अपन क्या बोलते हैं, नाभिक कहते हैं। लिख मैं बाद में दूंगा, पहले समझा देता हूं कि परमाणु का समस्त धनावेश एवं द्रव्यमान उसके सूक्ष्म भाग में स्थित होता है, मध्य में सूक्ष्म भाग में स्थित होता है। उस भाग को नाभिक कहते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इस तरह से जैसे सारे ग्रह, आपके जितने भी ग्रह हैं, पृथ्वी, बुध, शुक्र, शनि, जितने भी ग्रह हैं, ये ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इसी प्रकार नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इसलिए इसको सौर ग्रहीय मॉडल कहा गया। सौर मतलब सूर्य और ग्रह, तो सूर्य के चारों ओर जैसे ग्रहों की गति होती है, ऐसे ही नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। ये नाभिक माना गया इसको। ठीक है भाई, ये आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे वृत्ताकार पथ पर। तो इसकी पहला पॉइंट क्या था, परमाणु का समस्त द्रव्यमान व धनावेश मध्य के सूक्ष्म भाग में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक है। दूसरा, इसने नाभिक और परमाणु के आकार के बारे में बताया था
कि परमाणु का आकार तो, या परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 10 की घात माइनस 10 मीटर की कोटि की होती है, जबकि जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो 10 की घात माइनस 15 कोटि की होती है। परमाणु की त्रिज्या 10 की घात माइनस 10 मीटर कोटि की होती है, कोटि की होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या 10 की घात माइनस 15 मीटर कोटि की होती है। तो बच्चों इससे क्या है, इनके आकार के बारे में पता लगता है कि नाभिक बहुत सूक्ष्म है, परमाणु उसका आकार उसकी तुलना में बहुत बड़ा होता है। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक मक्खी है जो वो फुटबॉल के मैदान में बीच में बैठी है। इसको ऐसे मान सकते हो, ये इतना बड़ा मैदान और ये छोटा सा। या यूं कह सकते हैं कि आपने एक बॉल रख दी, 5 किलोमीटर त्रिज्या वाला कोई मैदान है, 5 किलोमीटर त्रिज्या का, और उसमें एक बॉल रखी हुई है, गेंद रखी हुई है तो उसको अपन क्या कहेंगे, नाभिक। तो इतना अंतर होता है, मतलब कि परमाणु का आकार नाभिक की तुलना में बहुत बड़ा है उससे, 1,00,000 गुना बड़ा मान सकते हैं, क्योंकि 10 की घात 5 है ना, 1,00,000 गुना बड़ा मान सकते हैं इसको। अब तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या दिया था, अच्छा इस पॉइंट को याद भी रखना है आपको, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नाभिक की त्रिज्या या नाभिक का आकार किस कोटि का होता है, 10 की घात माइनस 15 कोटि का, 10 की घात माइनस 15 मीटर कोटि का, और परमाणु की त्रिज्या 10 की घात माइनस 10 मीटर कोटि की होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, हिंदी में लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। इस पथ को कक्षा कहते हैं, वृत्ताकार पथ को कक्षा, ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन व नाभिक। अच्छा ये कैसे, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच कौन सा बल लग रहा है, वैद्युत आकर्षण बल। इलेक्ट्रॉन व, हिंदी में लिखता हूं, इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य, नाभिक के मध्य इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य वैद्युत आकर्षण बल, वैद्युत आकर्षण बल लगता है, जिसे अपकेंद्रीय बल संतुलित करता है, अपकेंद्रीय बल संतुलित करता है। इसको समझिए, देखो इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणावेश, और नाभिक पर क्या है, धनावेश। तो ऋणावेश धनावेश को क्या करेगा, आकर्षित। इसका मतलब नाभिक तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है,
अब अपनी ओर आकर्षित कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो नाभिक में गिर जाना चाहिए। लेकिन रदरफोर्ड ने इसका क्या कंक्लूजन निकाला, क्या वो दिया था निवारण, कि ये क्यों नहीं गिरता, कि जब भी कोई वस्तु, आप फिजिक्स में देखोगे, जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो केंद्र से दूर या केंद्र से दूर बाहर की ओर एक बल लगता है जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो ये तो वैद्युत आकर्षण बल है, वैद्युत आकर्षण बल। और इधर की ओर इस पर क्या लग रहा है, अपकेंद्रीय बल। तो ये दोनों बल एक दूसरे को क्या कर देते हैं, संतुलित। तो इलेक्ट्रॉन एक ही पथ पर, वृत्ताकार पथ पर क्या लगाता है, गति करता है, चक्कर लगाता है, ना तो बाहर जाता है ना अंदर जाता है। जो वैद्युत आकर्षण बल लग रहा है उसको ये वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है, तो उसके कारण जो अपकेंद्रीय बल लगता है। आप इस चीज को एक सरल एग्जाम्पल बताता हूं बेटा। आप लोग एक खेल करते हो, किसी भारी चीज को धागे से बांध लेते हो और उसको यूं घुमाते हो, तो जब आप वृत्ताकार गति कर रहे हैं, वो वस्तु है जो धागे के जरिए अपन यूं घुमाते हैं, उसको एक बार छोड़ दो, हाथ से छोड़ते हैं तो वो वस्तु है जो बाहर की ओर निकलती है इस तरह से। जैसे ये वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है कोई वस्तु, तो जैसे ही अपन यहां से छोड़ेंगे तो ये बाहर की ओर जाएगी इस तरह से। तो इसके ऊपर बाहर की ओर एक बल लगता है, इसी बल को क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल। ठीक है ना, फिजिक्स में इसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। F बराबर है mv² अपॉन r, ये इसकी वैल्यू होती है। r त्रिज्या है, v वेग जिस वेग से गति कर रहा है, m उसका द्रव्यमान है। तो ये अपकेंद्रीय बल होता है। तो अपकेंद्रीय बल वैद्युत आकर्षण बल को क्या कर देता है, संतुलित कर देता है। इस कारण से ये गिरते नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं जैसे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी या अन्य ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, और इसलिए इसको सौर ग्रहीय मॉडल या नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा नाभिक के बारे में बताया गया था। तो ये आपका क्या है, रदरफोर्ड का नाभिकीय या सौर ग्रहीय मॉडल है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस मॉडल की कमियां बताएंगे हम। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। तो देखो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो मुख्य कमी है वो दो कमियां हैं, दो कमियां मेन हैं, उन्हीं के पर अपन डिस्कस करेंगे।
तो पहली कमी तो क्या है कि जिस समय रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया था 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, उसी समय एक मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक था। क्या था? एक मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक था जिसने विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत भी दिया था। उसने क्या दिया था? विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत। तो उसमें उसने क्या बताया था कि यदि कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है, कण हो कैसा हो? आवेशित हो। जैसे इलेक्ट्रॉन आवेशित है, ऋण आवेशित कण है, तो आवेशित कण त्वरित गति कर रहा है। त्वरित गति का मतलब उसका वेग बदल रहा हो, तो वृत्ताकार पथ पर वेग बदलेगा ही, क्योंकि दिशा बदलती है, गति की दिशा बदलेगी तो वेग बदलेगा। तो जब भी कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है तो उससे ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। अब विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। जब ऊर्जा में कमी आएगी तो उसका पथ क्या होगा? छोटा होता जाएगा। पथ छोटा होता जाएगा तो लास्ट में वो नाभिक में गिर जाना चाहिए। जैसे नाभिक है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है इसके चारों ओर, तो उसकी ऊर्जा में सतत, क्योंकि वो ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, ऊर्जा निकल रही है तो उसका पथ छोटा होगा। ऊर्जा में कमी आएगी तो पथ छोटा होता जाएगा इस तरह से। और लास्ट में वो नाभिक में गिर जाना चाहिए मैक्सवेल के अनुसार। मैक्सवेल के अनुसार। पर ऐसा होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर समाते नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में समा जाएगा तो परमाणु का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, अस्तित्व ही नहीं रहेगा परमाणु का। लेकिन हम देखते हैं ऐसा होता नहीं है, परमाणु का अस्तित्व रहता है। तो ये पहली कमी थी, इसकी व्याख्या नहीं कर पाया रदरफोर्ड है जो इसकी व्याख्या नहीं कर पाया। तो पहली कमी तो क्या थी कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत के अनुसार जब भी कोई त्वरित का मतलब जिसका वेग बदल रहा हो, त्वरण हो, जिसमें फिजिक्स में पढ़ते हो ना आप, चाल, वेग, त्वरण, तो त्वरित आवेशित कण गति करता है तो उससे विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अब ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का पथ, अतः इलेक्ट्रॉन का पथ छोटा होता जाता है और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में समा जाना चाहिए। भाई इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम हो रही है तो पथ छोटा होता जाएगा और अंत में वो नाभिक में गिर जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो इसकी व्याख्या रदरफोर्ड
नहीं कर पाया। ये तो पहली कमी थी। दूसरी कमी क्या थी, जब इलेक्ट्रॉन से विद्युत चुंबकीय विकिरण निकल रही है तो इन विकिरणों का जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो सतत होना चाहिए, लगातार ऊर्जा निकलती रहनी चाहिए। तो हमें स्पेक्ट्रम सतत मिलना चाहिए था, स्पेक्ट्रम इस तरह का मिलना चाहिए था, सतत वाला। लेकिन मिलता कैसा है, अलग अलग ऊर्जाओं के मिलते हैं ऐसे, असतत स्पेक्ट्रम मिलता है, सतत नहीं मिलता। ठीक है ना, अलग अलग ऊर्जाओं के स्पेक्ट्रम मिलते हैं। तो इसकी व्याख्या में तो इसको क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्पेक्ट्रम, ऊर्जा स्पेक्ट्रम सतत मिलना चाहिए, क्योंकि लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। लेकिन वास्तव में मिलता असतत है, असतत है। इसकी भी व्याख्या नहीं कर पाया, व्याख्या नहीं कर पाया। तो ये आपके रदरफोर्ड के मॉडल की दोनों क्या हो गई, कमियां। इसके बाद बोर का मॉडल आया, नील्स बोहर का मॉडल, उसके बारे में पढ़ेंगे। पर उससे पहले हमें काफी चीजें सीखनी पड़ेंगी थोड़ा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगली क्लास में हम विद्युत चुंबकीय विकिरणों के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय विकिरण पढ़ेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ेंगे। उसके बाद आपका नील्स बोर का सिद्धांत पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।